सर मेरी अब तक की 24 पुस्तकें स्वलिखित प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 और पुस्तकें जिसमें मैंने संकलनकर्ता के रूप में काम किया और मेरी 150 कविताएं प्रकाशित हैं और 3 विश्व रिकॉर्ड मेरा बन चुका है साहित्य के क्षेत्र में। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑथर अवार्ड हमको मिला है और इंडिया लेवल पे अभी यूनिवर्सल इंडिया लीडरशिप अवार्ड हुआ था, तो उसका हमें अभी हाल ही में विनर बनाया गया। कितनी भाषाओं में लिखा गया है? सर हमारी टोटल 19 भाषाएँ हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, डैनिश, स्वाहिली, कुर्दिश। एक सवाल आपने इसमें लिखा है कि क्या भगवान सच में होते हैं, जैसा कि हर व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है कि क्या सच में गॉड इज एग्जिस्ट। इसका जवाब इसमें है, इसमें है। तो देखिए ये अर्पित जी हैं। अब हम कुछ और बुक को डिकोड करते हैं। जैसे ये अर्पित की नीति हो गई है, अगर आप इसमें देखेंगे अर्थर तो ये अर्पित जी ही दिखेंगे आपको। इसमें किस सब्जेक्ट के बारे में इसमें चर्चा की अर्पित जी? सर उन्होंने ही मदद किया और उनके ज़रिए ही मैंने सर 2 विश्व रिकॉर्ड बना पाया। अच्छा, दो। अब क्योंकि अमूमन कुल मिला के 3 विश्व रिकॉर्ड हो चुके हैं। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, प्रतापगढ़ में इन दिनों एक नौजवान काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, या यूँ कहें कि हम सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारों में भी छाया हुआ है। नाम है सर्वेश शुक्ला, नाम है इनका अर्पित शुक्ला। अर्पित जी हैं, आज हमारे साथ हैं। छाए क्यों हैं ये भी आप समझ लीजिए। ये जो सारी किताबें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किताबें, ये किताबें अर्पित जी ने लिखी हैं। आपको बता दें अभी इनकी उम्र 24 से 25 साल है, लेकिन अभी जो है वो इनकी किताबें 24-25 से ज़्यादा किताबें ये लिख चुके हैं। यानी जितनी एज है इनकी उससे ज़्यादा ये किताबें लिख चुके हैं। और जो किताबें लिखे भी हैं ये अमूमन अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आम लोगों से जुड़ी हुई जो सवाल होते हैं उससे जुड़ी हुई सवाल हैं। कुछ सवाल इनसे हम करेंगे। आखिर इस क्षेत्र में 25 साल की उम्र में कैसे आए, प्रतापगढ़ के इस नौजवान ने किस तरीके से न केवल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 19 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने लिखा है, उन भाषाओं के बारे में जानेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो अब न केवल प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेखक अर्पित जी हो चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ तक आने में क्या चैलेंजेस रहे और आखिर यहाँ तक ये कैसे आए। और जो किताबें हैं इसके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारा जवाब, जो एक बुक दिख रही है, इसके अंदर आखिर क्या है और इन सब सवालों को लेकर इनके मन में कैसे सवाल आए और जो जवाब इनके द्वारा लिखे गए हैं आखिर ये कैसा रहा। अर्पित जी, सबसे पहला स्वागत आपका। आपने पूरे प्रतापगढ़ में इन दिनों छाए हैं, चाहे फिर वो डिजिटल में ब्लॉगर हो या फिर अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि नौजवान जो है वो प्रतापगढ़ का एक नौजवान पूरे प्रदेश भर में, देश भर में या अंतर्राष्ट्रीय लेखक बन चुका है। ये सारी किताबें आपने ही लिखी हैं? जी सर। सर मेरी अब तक की 24 पुस्तकें स्वलिखित प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 और पुस्तकें जिसमें मैंने संकलनकर्ता के रूप में काम किया और मेरी 150 कविताएं प्रकाशित हैं और 3 विश्व रिकॉर्ड मेरा बन चुका है साहित्य के क्षेत्र में। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑथर अवार्ड हमको मिला है और इंडिया लेवल पे अभी यूनिवर्सल इंडिया लीडरशिप अवार्ड हुआ था, तो उसका हमें अभी हाल ही में विनर बनाया गया। अच्छा, तो आपकी जो आप कह रहे हैं कि कितनी भाषाओं में लिखा गया है? सर हमारी टोटल 19 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, डैनिश, स्वाहिली, कुर्दिश और इटालियन, जापानीज, विदेशी भाषाओं में भी सब विदेशी भाषाओं में सर। यानी ये जो सारी किताबें हैं इन्हीं का ट्रांसलेशन एक तरीके से देखा जाए तो विदेशी भाषाओं में जी सर लिखा हुआ है। तो ये अब जैसे अगर कोई किताब ये लेना चाहता है, मान लीजिए बैठा है वो इजराइल में या तुर्की में बैठा है, तो वो इसको कैसे पाएगा? सर मेरी जो पुस्तकें हैं तो वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज़ कर सकते हैं, अमेजॉन से, गूगल प्ले स्टोर से, गूगल बुक से, कोबो से, मीशो से। और सर मेरी 2-3 ऐसी और पुस्तकें हैं जो दुनिया के 140 देशों में अवेलेबल है। आप किसी भी देश में जाके ऑर्डर करेंगे, आपको उस देश में, उस जगह पे आपको मेरी पुस्तक मिल जाएगी। अब पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन अब पुस्तक में है क्या, ज़रा वो भी हम समझ लेते हैं। और आखिर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अर्पित जी का कैसा रहा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा एक तरीके से ये तुम्हारा जवाब। ये बुक हिंदी में लिखी गई है। इसके बारे में भी अगर हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेंगे, फिर ये जो सारी किताबें हैं इनके बारे में, इनके सब्जेक्ट क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम तुम्हारा जवाब, ये आप ही ने लिखा है ये? जी सर। तो बेसिकली इसमें क्या है, इस बुक में क्या है? इसमें सर मैंने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं जो इंसान को जानना आवश्यक है और जो इंसान जानना चाहता है।
जैसे बहुत से हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, कभी कभार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। जैसे किसी समस्या में हम फंस गए हैं और हमें ये नहीं पता कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, कैसा कदम उठाना चाहिए। तो उन सब प्रश्नों का मैंने इसमें उत्तर लिखा है ताकि इंसान अपना जीवन आसान तरीके से और सफल राह की ओर ले जाने के लिए सामर्थ्य हो उसके अंदर, और उसके जीवन जो मुसीबतें आ रही हैं, जो समस्याएं हैं, उसका उसके पास हल रहे। मतलब एज फैक्टर का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब या चाहे वो चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी वर्ग का हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके मन में सवाल उठ रहे हैं तो इसका जवाब ये है। कितने सवालों का जवाब है इसमें सर मैंने 53 क्वेश्चंस का आंसर लिखा है, और इसमें सर हर एक उम्र, हर एक वर्ग के लोगों के लिए प्रश्न के उत्तर लिखे, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज के आदमी हो, या कोई वरिष्ठ लोग हों। हर एक इंसान के लिए इस बुक में, इस पुस्तक में प्रश्न के उत्तर मैंने दिए हैं। और ये सिर्फ आज के लिए ये उत्तर लागू नहीं होते, आने वाले भविष्य में भी, आज से 2 साल 10 साल बाद भी आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो ये बुक आप देख रहे हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहला नाम अर्पित जी का है। लेखक के रूप में अर्पित सरबेश जी हैं, यही नौजवान हैं, इन्हीं का नाम है अर्पित सरबेश। और अब हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं इस बुक के बारे में कि इस बुक को लेकर के जो अर्पित जी ने लिखा है, जो कि इन्होंने कहा कि इसमें एज बाउंडेशन नहीं है। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आप व्यापारी वर्ग हैं, आप डॉक्टर हैं, किसी भी प्रोफेसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, अमूमन कोई भी इंसान है, तो उसके मन में जो ये 53 सवाल हैं, ये हर इंसान के मन में उठते हैं। लेकिन इन सवालों का अगर आपके पास स्पष्ट जवाब नहीं है तो आप इस किताब को ले सकते हैं। ये किताब तुम्हारा जवाब, इस किताब के माध्यम से आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए कुछ हम सवालों के जवाब जो है वो अर्पित जी से जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके भी मन में होगा। आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा जो अभी देखने को मिल रहा है धर्म को लेकर के। अर्पित जी, एक सवाल आपने इसमें लिखा है कि क्या भगवान सच में होते हैं? जैसा कि हर व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है कि क्या सच में गॉड इज एग्जिस्ट, मतलब इस यूनिवर्स में भगवान मतलब हैं, ये सवाल है, आपने ये भी लिखा है। सर जैसे उदाहरण है कि जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आज से 100 साल, 500 साल, 1000, 1500 साल पहले जो चीज़ें, घटनाएं हुई हैं, हमें कुछ चीज़ों का सबूत मिलता है, कुछ चीज़ों का हमें चिन्ह मिलता है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, और कुछ चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। लेकिन क्या अगर मैं प्रश्न करूं कि वो चीज़ें सच में हुई थी, या उन्हें हमें मतलब बस बना दिया गया है हमारा मन भटकाने के लिए कि हाँ वो चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं? तो जब हम उन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं हमें आपको नहीं पता, तो जो वास्तविक, जैसे भगवान का प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखा ताकि लोग समझे कि हाँ धर्म बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, भगवान से जुड़ाव रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए भगवान की पूजा या आराधना नहीं करता कि मेरे परिवार मुझे सिखाते हैं या मेरे माता पिता ने बोला है कि हाँ पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे खुद भी विश्वास होता है कि जब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उनकी आराधना पूजा करता हूँ, तो मुझे बहुत सी मतलब मदद मिलती है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में होती हैं जो मतलब अविश्वसनीय होती हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उनका मतलब कुछ ना कुछ है इस दुनिया में। और अगर इसका मतलब जैसे साइंटिफिक अगर आप प्रूफ लेना चाहें तो साइंटिफिक रीज़न सर मतलब इतने हैं कि चाहे आप राम सेतु को ले लीजिए, चाहे अभी हाल ही में राम मंदिर बना उसका भी आप चाहे प्रमाण ले लीजिए, हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन आप साइंटिफिक रीज़न की तरफ मत जाइए, आप खुद, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे जीसस को मानते हो, चाहे गुरु नानक जी को मानते हो, चाहे आप भगवान को मानते हो, आप खुद उनसे कनेक्ट करिए, उनसे जुड़िए, उनकी भक्ति करिए। ये मैं नहीं कह रहा आप दिन भर उनका अगरबत्ती लेकर या दिया लेकर आप पूजा पाठ करिए, आप बस उनका ध्यान करिए, उनको मानिए अपने मन में बस। बाकी और आप सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत है सर, कभी तभी आपके अंदर भगवान के प्रति जुड़ाव रखने की रुचि होगी, तभी आप भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। अगर आपके अंदर इंसानियत, आप इंसान है ही नहीं, तो आप कैसे भगवान के भक्त बन पाएंगे? तो मतलब आप कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल सर। नहीं, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा कि एक जैसे भगवान को मानते हैं तो आपका ये हो जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक या कुछ वो लोग कहते हैं कि भगवान असल में है नहीं, ये एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आप सोचते हैं वही होता है, वही आकर्षित करते हैं। तो उसी को यहाँ पर भगवान का रूप दे दिया गया है साइंटिफिकली। तो इस पे आपका क्या कहना है? सर
जैसे साइंटिफिक जो आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, तो ये चीज़ें कहाँ से उन्होंने सीखी? उन्होंने कहीं अध्ययन किया होगा, कहीं उन्होंने परिश्रम किया होगा, सीखा होगा, रिसर्च किया होगा, तब जाके उन्हें ये नॉलेज आया, उन्हें ये ज्ञान आया कि ऐसी चीज़ें होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जो सोचते हैं, आप जिसके बारे में रिवाइज करते रहते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं, एग्जिस्ट होने लगती हैं। तो सर उन्होंने कहीं अध्ययन किया होगा। अब भले वो चीज़ें आप वो कनेक्ट ना करें कि भगवान से ना कनेक्ट करें, वो आपको किसी और राह पे, आपको कोई और चीज़ें आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप पेड़ पर आम का पेड़ है, अगर आम पर आप पत्थर फेंकेंगे तो भी गिरेगा, और आप उसको चाहे कह लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है, तो सर उसके दोनों रीज़न होते हैं, चाहे साइंटिफिक रीज़न कह लीजिए, चाहे नेचुरल रीज़न आप कह लीजिए, तो दोनों रीज़न है। तो आप बिल्कुल सर। छात्रों के मन में सवाल रहता है, जैसे आपने इसमें लिखा है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें, तो पढ़ाई में भी एक बड़ा सवाल है छात्रों का। एक तरीके से ये है, अब तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का युग आ गया है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने इसमें क्या युवाओं को क्या कहेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका जवाब क्या होगा? सर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, इंसान का हर एक उस चीज़ में मन नहीं लगता जो उसके जीवन में लाभदायी है, जो उसे करना चाहिए। जैसे पढ़ाई की बात है, मैंने प्रश्न लिखा है पढ़ाई में मन नहीं क्यों नहीं लगता। तो लोग जो छात्र हैं, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक या ग्रेजुएशन या मास्टर जो कर रहे हैं, तो सर पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लगता, उनको ये लगता है एक टाइम के बाद, एक समय के बाद, कि इस फील्ड में उनका कोई स्कोप नहीं है, कोई उनका भविष्य नहीं हो, उसमें ज़्यादा आमदनी नहीं है, ज़्यादा उनका इनकम नहीं है। जैसे अभी आपने बोला आज के समय में सोशल मीडिया के समय है, तो यूट्यूबर्स जो हो गए या जो और इंस्टा रील्स जो बना रहे हैं, तो लोग ऐसे वीडियो बना के ब्लॉगिंग करके पैसे कमा ले रहे हैं। तो जब आज के जो छात्र हैं, जो युवा है, जब वो उसको देखेगा कि जब ऐसे ही कमाई हो जा रही है, तो उनको पढ़ाई करके, मेहनत करके, समय बर्बाद करने से, पैसा बर्बाद करने से उनको क्या लाभ होगा? तो इससे अच्छा वो लोग राजनीति की ओर जाएं या सोशल मीडिया पे अपना रील बनाएं, यूट्यूबर बन जाएं, तो वो लोग क्यों मन लगाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी वजह है सर शिक्षा का जो स्तर है, चाहे आप हमारे प्रतापगढ़ जनपद या उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की बात कर लें, तो शिक्षा का जो स्तर है सर बहुत ही नीचे गिर चुका है। तो लोगों शिक्षा का पूरी तरह से एक तरह से मार्केट बन चुका है, सिर्फ पैसे, व्यापारीकरण हो चुका है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा आपको दी जा रही है, ना कि आपको शिक्षा सच में मतलब कि आपको ज्ञान देने के लिए शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। मैं सब शिक्षकों की बात नहीं हूँ, लेकिन 95% के मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जो सिर्फ व्यवसाय बना चुके हैं आज के समय में। चाहे आप हमारे प्रतापगढ़ जनपद में ही देख लिए, तो बच्चों के सब मन में ऐसा मतलब मन में विचार आ ही जाता है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जब हमें आपको सही शिक्षा ना मिले, सही ज्ञान ना मिले, तो हम क्यों इस फील्ड में आगे बढ़ें? इससे अच्छा हम अपना कोई और काम कर लें। तो इसमें मतलब एक होता है कि उसको कंसिस्टेंसी कैसे बना रखें, उस पर मन कैसे लगाएं पढ़ाई से। ये तो मान लीजिए आपने बता दिया कि क्यों नहीं लगता है, तो कैसे लगाया जाए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि तमाम डिस्ट्रैक्शन हैं, लगाने का कुछ बच्चों को बताइए कि जिससे वो इसमें इस चैप्टर में है कि नहीं वो चीज़ें। हाँ सर, है बिल्कुल सर। जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अभी लेखन क्षेत्र में सर मेरा आने का कोई मकसद नहीं था, कभी भी मैंने कभी सोचा ही नहीं था सर। मुझे अपने टेक्स्ट बुक का एक लाइन याद नहीं हो पाता था, लेकिन आज मैं इतनी पुस्तकें लिख लिया, तो सर मेरे लिए अविश्वसनीय है ये चीज़। तो सर कंसिस्टेंसी सर, जब आप अपने माता पिता का जो संघर्ष है, अपने परिवार का जो संघर्ष है, जैसे आप क्षेत्र से आते हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, या आप जिस सोसाइटी से आते हैं, जब आप उसकी कमियां या जो समस्याएं वो लोग झेल रहे हैं, जिस संघर्ष वो लोग आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किए हैं, जब आप उस चीज़ का एहसास करेंगे ना, तो कंसिस्टेंसी सर हर फील्ड में आपकी बन जाती है। मतलब फिर आपको ये लगेगा कि आपको कुछ करना चाहिए अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनपद के लिए, तब आप सर भटकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आप कहने का मतलब ये कि अगर कोई नौजवान, कोई छात्र जो पढ़ रहा है, अगर वो अपने मार्ग से भटकता है, तो उसको अपना बैकग्राउंड, अपना उसको याद, मतलब उसको बार बार याद करना चाहिए। उसको अपने माता पिता का जो संघर्ष है, जिस संघर्ष से वो कमा के आपको पढ़ा रहे हैं, जिस संघर्ष से वो लोग आपको खाना दे रहे हैं, आपकी हर एक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, जब आप उस चीज़ का एहसास कर लेंगे, तो आप जीवन में कभी भटक ही नहीं सकते। और जो लोग सर भटक गए हैं, उन लोगों को एहसास नहीं है माता पिता के संघर्ष का। बिल्कुल। देखिए अर्पित जी ने अच्छी बात कही कि आप जब भी भटकें, आप अपना बैकग्राउंड याद करें कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे माँ बाप क्या करते थे। हो सकता है कि आप फिर मन लग जाए पढ़ाई में। एक सवाल है, 28 नंबर सवाल है, आप देखेंगे इसमें सवाल तो यूँ ही 53 बताए हैं। अगर आप इसे जब लेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हो रहे होंगे वो सब क्लियर होंगे। लेकिन एक सवाल हम ये भी जान लेते हैं कि पाप और पुण्य, लोग लगातार कर्म पर बिलीव करते हैं कि भैया कर्म सबसे बड़ा कर्म प्रधान देश है, कर्म बड़ी चीज़ है, और उसके साथ पाप पुण्य से लोग डरते हैं। तो ये पाप और पुण्य क्या है? आपका सवाल नंबर 28 है, इसे आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है?
सर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा विचार है इस पे कि पाप और पुण्य सर सिर्फ अपने मन का सिर्फ एक तरह से, मतलब चाहे काल्पनिक आप समझ लीजिए, या एक तरह से मतलब सिर्फ भ्रम है कि ये चीज़ें पाप हैं, ये चीज़ें पुण्य हैं। इसका सिर्फ एक ही मैं उत्तर देना चाहूँगा कि इंसानियत, जो मैं शुरू लेकर अंत तक कह रहा हूँ, इंसानियत का होना आपके व्यक्तित्व में बहुत ही, आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। इंसानियत है तो सर आप पाप कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ पुण्य के रास्ते पर जाएंगे। लेकिन सर ये कलयुग है, कलयुग में आप ना चाहते हुए भी आप पापी आप बन जाएंगे, पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक होता है सर जानबूझकर गलत काम करना, एक होता है बाई चांस बिना आपके समझे कोई गलती हो जाना। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। आज के समय में पाप और पुण्य का लोग अलग अलग तरह का परिभाषा बना चुके हैं। जैसे अभी उदाहरण ले लें कि कुछ लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी हैं। तो जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो कहते हैं कि अगर सब शाकाहारी हो जाएंगे तो इस विश्व में मतलब जो नॉनवेज जो जानवर हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत उनकी संख्याएं हो जाएंगी, और भी बहुत सी वो उदाहरण अपने देते हैं। लेकिन सर ये चीज़ है कि अगर आप मांसाहार खाएं तो आप मतलब ये देखिए आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, आप पाप के भागीदार हो, आप उसका जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसकी जो चीज़ें हैं, जो वो जीवन जीना चाहता है, जो चीज़ें वो करना चाहता है, वो आप उसकी सारी ख्वाहिशों को आप ख़त्म कर दे रहे हैं एक पल में। आप अपनी कुछ पल की ज़रूरत के लिए, खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए आप किसी के जीवन के साथ खेलें, तो ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे गलत चीज़ है। तो पुण्य यही चीज़ है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत के बलबूते पर आप हर एक कार्य करिए, तो वही पुण्य है। तो देखिए अर्पित जी ने सही बताया, और सवाल आपको बता दें, इसमें 53 सवाल हैं। कुछ सवाल हम आपको बता देते हैं, लेकिन जवाब लेने के लिए आपको इस बुक को लेना पड़ेगा। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये अमूमन सबके मन में सवाल होता है। क्या उद्देश्य है, क्या केवल जीना खाना और फिर मरना यही है, या फिर कुछ उद्देश्य हैं, वो भी इसमें आपको उत्तर मिलेंगे। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हम अब क्या सोचते हैं अपने बारे में, वो भी है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो भी सवाल है इसमें, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। पैसे के बिना क्या जीवन सच में नहीं जिया जा सकता है, इसका भी सवाल, इसका भी जवाब आपको इसमें मिलेगा। किसी का एहसान लिए बगैर हम क्यों नहीं जी सकते हैं, ये भी, इसका भी जवाब मिलेगा। देश में भ्रष्टाचार देश कब मुक्त होगा, भगवान क्या सच में होते हैं। तो ये सारे सवाल जो है वो लगभग अमूमन सभी के मन में होते हैं, तो इसका जवाब इसमें है, इसमें। तो देखिए ये अर्पित जी हैं। अब हम कुछ और बुक को डिकोड करते हैं। जैसे ये अर्पित की नीति हो गई है, अगर आप इसमें देखेंगे अर्थर, तो ये अर्पित जी ही दिखेंगे आपको। इसमें किस सब्जेक्ट के बारे में इसमें चर्चा की अर्पित जी, और किस भाषा में है ये? सर ये हाँ, अर्पित की नीति जी सर, इसमें मैंने संकलनकर्ता के रूप में कार्य किया। ये मेरी पहली संकलनकर्ता के रूप में मैंने पहली बार इसमें काम किया था, इस बुक में अर्पित की नीति में। इसमें सर बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और सर अपने ऑल ओवर इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, हर एक जगह के जो लेखक हैं उन्होंने अपने अपने हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इसमें सर मैंने संकलनकर्ता के रूप में कार्य किया। अच्छा, ठीक। तो एक है आपका ये टिलबुर्स पॉलिटिक। टिलबुर्स पॉलिटिक में ये सर बेसिकली क्या है? ये सर डेनिश लैंग्वेज में सर, ये इसमें सर मैंने जीवन में जो, जैसे आप कह लीजिए मूल मंत्र करके, तो जो जीवन के मूल मंत्र हैं जिनके ज़रिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सही राह पर अपने जीवन को ले जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को मैंने इसमें जिक्र किया। ये सर मेरी 17 भाषाओं में सर ये पुस्तक मेरी प्रकाशित है। अच्छा, ये टिलबुर्स पॉलिटिक। टिलबुर्स पॉलिटिक मतलब 17। ये अभी ये किसमें है, किसमें बताया आपने? ये सर डेनिश लैंग्वेज में। अच्छा, डेनिश लैंग्वेज। जी तो देखिए आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से इतर ये भाई साहब डेनिश में भी लिख दिए हैं। और अगर डेनिश में अगर इसे जैसे कोई लेना चाहता है उस देश का, तो वहाँ कैसे उसे उपलब्ध होगा? वहाँ पे उपलब्ध है ये? सर मेरा 5 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप कहीं पे भी ऑर्डर करेंगे आपको उस जगह पे मिल जाएगा, आप चाहे किसी भी देश के किसी भी कंट्री को हो। अच्छा, एक वैरायटी ऑफ इंडिया का है इसमें। हाँ, ये सब वैरायटी ऑफ इंडिया सर, इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो भारत की सच्चाई, कि हमारे आज के भारत की सच्चाई क्या है। इसमें सर मैंने 17 विषयों पर चर्चा की है, जिसमें से 14 ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे देश से संबंधित हैं। शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, और जो हमारी सरकारी जो ऑफिसेज हैं और जो राजनीतिक लोग हैं, धर्मगुरु हैं, हर एक विषय पर मैंने चर्चा की है, जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है हमारे देश की अभी इस समय, वो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। तो देखिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो वैरायटी ऑफ इंडिया, इंडिया के एक पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो है वो
ये भी अच्छी इंग्लिश में ये बुक है, तो ये भी आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन ऑफ एवरीवन, जो कि हर एक सवालों का जवाब जो है वो इस पे दिया गया है। इंग्लिश में ये भी है जी सर। तो इंग्लिश में ये भी आप देख सकते हैं ये। अच्छा, इसकी डिजाइन जो है वो अर्पित जी, एक नंबर के जो कवर पेज है, कवर पेज को किसने ये सर मेरी अब तक की जितनी किताबें हैं ज़्यादातर किताबों का मैंने ही कवर डिज़ाइन किया है, क्योंकि सर जो कवर होता है, जैसे और भी पब्लिकेशन करते हैं अच्छा कवर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वो सर जो विषय होता है हमारे पुस्तक का, वो उससे हट कर आपका मतलब डिज़ाइन करते हैं, तो वो चीज़ें सर मुझे मतलब सही नहीं लगती। तो सर मैं जितने जो विषय है उसी से संबंधित मैं कवर डिज़ाइन करता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन ऑफ एवरीवन में इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसमें अर्थर बकायदा। इसमें भी सर मैंने प्रश्नों के उत्तर ही लिखे हैं, जैसे उसमें जो 53 प्रश्न थे वो हिंदी में थे, ये सर इंग्लिश में लिखे हैं। जैसे जो लोग मतलब साउथ इंडिया को हो गए या जो फॉरेनर्स हो गए हैं, तो वो सर हिंदी नहीं समझ पाते, तो उनके लिए इंग्लिश में मैंने लिखा है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो ये चीज़ें हैं, अगर कोई वही ये दोनों लगभग एक बुक है, तो अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश में मंगा सकते हैं क्वेश्चन ऑफ एवरीवन। तो ये बुक है। अब इसमें एक और है अर्पित जी, ये इंग्लिश ग्रामर। हाँ, तो इसमें क्या ये छात्रों के लिए इंग्लिश ग्रामर? यस, ये मेरी पहली टेक्स्ट बुक है जो छात्रों के लिए मैंने लिखा था। तो समराइज किया गया शॉर्ट फॉर्म जी। ये सर अप्रेंडर इंग्लिश, अप्रेंडर सर फ्रेंच वर्ड होता है, अप्रेंडर का मतलब होता है सर लर्निंग, सीखना। अच्छा। तो सर मैंने फ्रेंच वर्ड यूज़ किया अप्रेंडर इंग्लिश, और सर इसका जो डिज़ाइन मैंने ही डिज़ाइन किया पूरा। इसमें सर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, और मैं तो कहूँगा मतलब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुस्तक बहुत लाभदायक है। ये 280 पेजेस की है, और इसमें सर इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण का शुरू से लेकर अंत तक जितने भी चीज़ें हैं अंग्रेजी व्याकरण में जो एक छात्र को जानने आवश्यक हैं, उन सब विषयों पर मैंने चर्चा की है। तो ये जो सारी किताब आपने लिखी है, अब इसका जो है वो आपके मन में कहाँ, आपकी पहले तो बेसिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, और आप अभी तक क्या एजुकेशन है आपका? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा LKG से लेकर 12th तक आत्रेय अकेडमी से हुई है, CBSE बोर्ड से। और सर मेरा ग्रेजुएशन BA से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ADC कॉलेज से हुआ है, और अभी हाल ही में मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हुआ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। तो मतलब आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया है, तो ये दिमाग में कब मास्टर ग्रेजुएशन, तो आपने कब ये दिमाग में आया कि अब इसे लिखना चाहिए सारी चीज़ें? सर सबसे बड़ा योगदान मेरे जीवन में तो इलाहाबाद का है, प्रयागराज जिसका नाम हो गया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और मेरे ADC कॉलेज और मेरे जो सहपाठी जो क्लासमेट्स थे ADC कॉलेज में, उन लोगों का बहुत ही योगदान। पर मंथ में मैंने पहली बार प्रोफेशनली इंग्लिश में पहली बार मैंने पोएम लिखी थी, तब से मेरा कविताएं प्रकाशित होने लगी, तब से मेरा इस लेखन क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से जुड़ाव हो गया। और इलाहाबाद का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उसने बहुत कुछ मुझे सिखाया है जो मेरे जीवन में बहुत ही लाभदायी रहा और आने वाले भविष्य में बहुत ही लाभदायक रहेगा। और सबसे हटकर सर मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे समझे और जिनका हर बार मुझे सहयोग मिला है, चाहे जैसी परिस्थितियाँ हों, और उनके बिना मैं अपने भविष्य, अपने आज और अपने सफल जीवन का कल्पना कर ही नहीं सकता। और दूसरे इंसान की मैं बात करूँ तो मेरी जो पब्लिकेशन है वर्ड्स वीगल पब्लिकेशन, उनकी जो ऑनर है नसेहा जी, उनका बहुत ही सहयोग रहा। उन्होंने ही मुझे इतनी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने ही मदद किया, और उनके ज़रिए ही मैंने सर 2 विश्व रिकॉर्ड बना पाया। अच्छा, 2 अब क्योंकि अमूमन कुल मिला के 3 विश्व रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा, 3 जी। तो देखिए ये एक तरीके से बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ का एक लाल जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, वर्ल्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि लोग यहाँ पर एक रिकॉर्ड ही नहीं बन पाता, तो लगातार से मेरा लेखन क्षेत्र में जुड़ाव हो गया। अच्छा, अब अगर जैसे प्रतापगढ़ के बारे में आपने कभी कुछ लिखने की चाह है या आगे भविष्य में? सर प्रतापगढ़ के बारे में लिखने की मेरी बहुत पहले से चाह थी, और पहली पुस्तक मैं प्रतापगढ़ के ऊपर लिखना चाहता था। लेकिन सर प्रतापगढ़ जो जनपद है, अभी मैं अपने ही बात कर लूँ, अभी हाल ही में मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो सर जितने भी राजनेता हैं या जितने भी सोशल पर्सन हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन्होंने सर कभी मतलब ये खुद से नहीं चाहा कि अर्पित का सम्मान किया जाए, अर्पित से मिला जाए या उन्हें आभार प्रकट किया जाए प्रतापगढ़ का इतना नाम करने के लिए, किसी ने नहीं किया। तो सर मुझे लगा कि जब वो जागरूकता, वो जो चीज़ें नहीं है अभी, लोग सर यहाँ के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ का जो लड़का, चाहे मुझे ले लीजिए और भी बहुत से लेखक हैं,
तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे प्रतापगढ़ का विश्व भर में नाम कर रहे हैं। तो जो सामाजिक लोग हैं, जो नेता हैं, वो लोग नहीं समझ पा रहे। तो मुझे सर बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सर फिर भी मैंने खुद पर विश्वास रखा। मुझे सर अपने ऊपर विश्वास है कि जो चीज़ें करनी है मुझे खुद से करनी है, किसी के सहयोग से नहीं करनी है। तो सर मैं लगातार काम करता रहा। और रही बात प्रतापगढ़ के ऊपर लिखने की, सर मेरा अभी प्रतापगढ़ के ऊपर लिखने का मेरा चल रहा है जुलाई या अगस्त मंथ में 500 पेजेस का मैंने सोच रखा है। पुराना प्रतापगढ़, आज का प्रतापगढ़ और आने वाले कल का जो प्रतापगढ़ है, जो वास्तविक प्रतापगढ़ है, वो मैं लिखूंगा सर। बिल्कुल। तो ये अर्पित जी थे। अर्पित जी, अगर जैसे ये बुक कोई लेना चाहे तो कैसे, कहाँ मिलेगी, अभी वर्तमान में कहाँ उपलब्ध होगी और इसको कैसे ले पाएगा? ये सर आप अमेजॉन, गूगल बुक, गूगल प्ले स्टोर, किंडल और मीशो और आप कोबो पे आप अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। मेरा नाम आप अर्पित सर्वेश गूगल पे करेंगे, आपको मेरी सारी बुक का अमेजॉन पे भी, प्ले स्टोर पे हर जगह मिल जाएगा। गूगल या प्ले स्टोर या अमेजॉन पे जाए और यहाँ पर वो डाले, तुम्हारा आप डाल देंगे अर्पित सर्वेश, आपको सारी पुस्तकें, सारी चीज़ें, मेरी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अच्छा, तो ये एक देखिए प्रतापगढ़ का नौजवान, लेकिन इन्हें इस बात का मलाल है कि इतना कई भाषाओं में बुक लिखने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने के बाद भी प्रतापगढ़ में कोई नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी मतलब आपको उस हिसाब से उस लेवल का जो है वो सम्मान अभी नहीं दे पाया सर। लेकिन अभी हाल ही में एक हैं आलोक पांडे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने सर अभी हाल ही में मेरा सम्मान किया। बहुत आभार मैंने उनका प्रकट किया। और उनके जैसे लोगों को समाज की ज़रूरत है, जो लोगों की जो खूबियाँ हैं, जो लोग नया कर रहे हैं इस समाज, इस प्रतापगढ़ जनपद में, वो लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं आलोक जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो अर्पित जी थे, इनका साफ कहना है कि ऐसे ही अभी मतलब ये कारवां जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं रुकने वाला सर। मैं अपने प्रतापगढ़ जनपद को इतना आगे ले जाना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि हर कोई प्रतापगढ़ को जाने। ना कि प्रतापगढ़ का जो चरित्र दुनिया के सामने रखा गया है कि यहाँ पे गुंडई है या जो बाहुबली लोग हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता हूँ दुनिया को। मैं ये दिखाना चाहता हूँ प्रतापगढ़ में लेखक हैं, इतने गुणी लोग हैं कि आपको उनसे सीखना चाहिए। जैसे धर्मगुरु कृपालु जी हो गए, जगत, और सर जैसे अभी हाल ही में शंकराचार्य जो बने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी बने हैं, पट्टी साइड के। जी सर, पट्टी साइड के हैं हमारे। और सर प्रतापगढ़ का योगदान भारत की स्वतंत्रता में भी रहा है और प्रतापगढ़ की भूमि हमेशा जो है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में रही। बिल्कुल सर। लेकिन सर कुछ लोगों ने प्रतापगढ़ का माहौल, प्रतापगढ़ का जो परिचय दुनिया के सामने रखा है, बहुत ही खराब स्थिति में रख दिया, बहुत गलत तरीके से रखा है। तो मैं चाहता हूँ उसमें सुधार हो और मेरे प्रतापगढ़ को सिर्फ बाहुबली या गुंडई के लिए ना जाना जाए, बल्कि साहित्यिक और धार्मिक बिल्कुल जाना जाए। तो देखिए ये अर्पित जी थे, इनका साफ कहना है कि अभी ये कारवां जारी रहेगा, इसी तरीके से ये बुक निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आप के जो सवालों के जवाब हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, तमाम प्लेटफॉर्मों पे उपलब्ध है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप बने रहें। नमस्कार।